हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एंड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप विश्वास करते हैं। टूअर्ड द फोर्थ सीरीज डे 13 एमसीक्यूज ऑन जॉन मिल्टन। और अभी तो टूअर्ड द फोर्थ सीरीज तो चल रही है, चलती रहेगी। इसके साथ ही केवीएस इंग्लिश एग्जाम की तैयारी फ्री ऑन यूट्यूब। हमारी सफलता आपकी सफलता हमारा प्रयास, उल्टा बोल गई, आपकी सफलता हमारा प्रयास। और एक चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये जो मैं जब पढ़ाती हूँ या मैं कोई काम अपने हाथ में लेती हूँ तो मैं पहले ही एक चीज़ ये कह के चल रही हूँ, वो क्लासेस इसी तरीके की होंगी जैसे लाइव क्लासेस चलती हैं। आप भाई आपकी अपनी मर्जी है, आप कहीं पर पेड कोर्सेज खरीद रहे हैं, वेल गो फॉर दैट। मैं चाहूँगी मेरे चैनल्स पे सिर्फ वो लोग आएँ और वही लोग पढ़ें जो लोग वाकई में सीरियस हैं। केवल और केवल यहाँ जो उल्टा सीधा बोलने आए, आपस में बातचीत करने के लिए आए या टाइम पास करने वाले, यार ये चैनल आप लोगों के लिए नहीं है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। दिस चैनल इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ये चैनल उनके लिए है जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि आई एम अ नो नॉनसेंस पर्सन और ये बात बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगती है तो कुछ लोगों को बुरी भी लगती है, तो आई डोंट केयर फॉर दैट। मेरा काम है भाई, अगर मैं अपना टाइम दूंगी तो मुझे उसमें वो लोग चाहिए जो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं। वो नहीं चाहिए कि हम आ गए हैं, तुम कैसे हो और ये हो रहा है वो हो रहा है। आई डोंट वांट दैट नॉनसेंस। अगर लाइव क्लास चलेगी तो लाइव क्लास में वही लोग आए जो वाकई में सीरियस है। क्योंकि भाई मैं अपना बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालूंगी और वो स्टूडेंट्स को वो टाइम दूंगी। मैं कोई एहसान नहीं कर रही किसी पे, सही में बता रही हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। मैं एक टीचर हूँ, टीचर का फर्ज होता है कि आप वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए और जो है अगर कोई चीज़ ऐसी है जो वो अपने एंड से कर सकता है तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए करे। वही काम मैं करने के लिए जा रही हूँ। मगर मैं इतना सा अपने स्टूडेंट से वो चाहूँगी कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स आए, टाइम पास करने वाले ना आए, बिल्कुल ना आए। तो ये केवीएस एग्ज़ाम, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही क्लासेस चलेंगी जैसे कि हमारी पेड क्लासेस चलती हैं। नो नॉनसेंस चलता है उसमें भी, बिल्कुल बिल्कुल भी कोई जैसे भाई, क्योंकि उन्हें है कि पैसे दे के पढ़ रहे हैं तो वो जैसे पैसे दे के पढ़ते हैं तो भैया उनकी पता है कि किस तरीके से पढ़ाई होती है। वो आप पैसे नहीं देंगे इस पे, अगर पढ़ाई ऐसी होगी जैसे पैसे दे के पढ़ते हैं। तो ये हुई पहली बात। आप जिनको लोगों को बाकी जो है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हम मैं क्योंकि मैं खुद इस पर मेहनत कर रही हूँ भाई कि क्या करना है, कैसे कंटेंट तैयार करना है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को बेस्ट चीज़ देनी है, मैं कंटेंट तैयार कर रही हूँ। और इसके बाद ये मेरा जो है पेड बैच है, टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, ये वीडियो बैचेस हैं। वीडियो बैचेस में 17 राइटर्स पीजीटी में और 4 राइटर्स टीजीटी में, लिटरेरी टर्म्स विद नोट्स और ग्रामर सारी चीज़ मिलेगी। और अगर आपको इसके बारे में जानना है, इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, सारी जानकारी उस पर दी हुई है। कंटेंट भी खुला हुआ है थोड़ा सा जिसमें आप देख सकते हैं, और 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी अगर कोई भी केवीएस टीजीटी पीजीटी के बारे में की नोटिफिकेशन, सीटेट जरूरी है या नहीं है, एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ, नोटिफिकेशन आप भी तो ढंग से पढ़ सकते हैं। हर चीज़ के लिए यूट्यूब वालों को क्यों परेशान करना है ना भाई। आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, इतने होशियार हैं, तो नोटिफिकेशन तो आप भी पढ़ सकते हो और पढ़ सकते ही हो। आप नोटिफिकेशन पढ़िए, आप जो है नोटिफिकेशन का एक एक पॉइंट ढंग से देखिए। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने कई जगह बार बता भी दी है, मैंने भी बताई है, मगर एक बार भाई कोई भी चीज़ करने से पहले नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ के देखना चाहिए। क्योंकि आप लोग खुद बहुत होशियार हैं, कोई आप बेवकूफ़ नहीं है, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, मगर उसको नोटिफिकेशन भी खुद पढ़ी। चलिए आज जॉन मिल्टन की 25 क्वेश्चंस और जो है इसके अलावा ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिए हैं। अब मैं आप लोगों को पहले अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो करवाना शुरू कर रही हूँ, और चलो एक एक करके क्वेश्चंस को जो है ध्यान से पढ़ते हैं और करते हैं। मैं साइड में से हट जाती हूँ, साइड में हट जाती हूँ, साइड में से नहीं, साइड में हट जाती हूँ। बिफोर राइटिंग लिसिडस, मिल्टन हैड रिटन एन एलिजी once before called on the death of a fair infant dying of a cough, whose loss does Milton mourn in it? तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ये सीखिए कि ये जो मिल्टन ने एक तो लिसिडस लिखी है जो उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी।
ये एक एलिजी थी, केवल मिल्टन ने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने एडवर्ड किंग को श्रद्धांजलि जो है समर्पित करी थी और जस्टा एडवर्डो में वो पब्लिश हुई थी। मगर उससे पहले मिल्टन ने अपनी 2 साल की सिस्टर की बेटी के लिए, जिसकी मृत्यु हो गई थी कफ से, उसके लिए ये पोएम जो है लिखी थी। इट इज़ फुल ऑफ लैटिन कंसीट्स एंड ऑल दैट। ये लिखी थी उन्होंने अपनी नीस एन के लिए, उनकी सिस्टर की बेटी थी, अपनी नीस एन के लिए उन्होंने ये पोएम जो है वो लिखी थी। इट्स एन एलिजी बिकॉज इट वॉज रिटन टू मॉर्न ओवर द डेथ ऑफ एन इन्फेंट दैट वॉज 2 years old। तो ये थी, उन्होंने अपनी नीस एन के लिए लिखी थी। And now the next question is, what was the former name of Saturn? Saturn का former name जो है वो क्या है? देखिए, बाइबल में सैटर्न का नेम दिया गया है लूसीफर, जो कि एक ब्यूटीफुल एंजल ऑफ द मॉर्निंग था। जब फॉलन एंजल, यानी कि जब सैटर्न ने गॉड के अगेंस्ट रिबेल किया तब, और उसको सैटर्न को वहाँ से स्वर्ग से नर्क में फेंक दिया गया, देन उसका नाम सैटर्न यानी कि शैतान पड़ा। उससे पहले वो एक एंजल था और एंजल के रूप में सैटर्न का नाम था लूसीफर। I trust to have full sight of her in heaven without restraint. Where does the line appear? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। ये है एक सोनेट नंबर 23 जो उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक के लिए लिखा था। ये सोनेट है, मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। ये सोनेट नंबर 23 है। मिल्टन अपनी सेकंड वाइफ से बहुत प्यार करते थे। शी डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। और उनको उसमें जो है वो उनको एल्सेस्टस से भी कंपेयर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ जो है उनसे वापस मिलने के लिए आ गई है, और जब वो उनसे मतलब वो इस ड्रीम के बारे में सोच ही रहे होते तभी उनकी आँख खुल जाती है। तो आई ट्रस्ट टू हैव फुल साइट ऑफ हर इन हेवन विदाउट रिस्ट्रेंट, कि मैंने उसको पूरा जो है उसकी छवि को देखा। तो ये लाइन जो है वो अपीयर होती है सोनेट नंबर 23, मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस सेंट। ये पहली लाइन भी है इस पोएम की, और ये कैथरीन के लिए उन्होंने ये पोएम जो है वो लिखी है। विच इज द इनकम्प्लीट वर्क बाय मिल्टन? मिल्टन का इनकम्प्लीट वर्क है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। मिल्टन ने जब ये वर्क लिखा था तो उन्होंने इसमें फ्रॉम द बिगनिंग टिल नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी कि 1066 तक लिखा। उसके बाद उन्होंने इस किताब को अधूरा छोड़ दिया, और ये जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है ये एक एबेंडेंट जो है वर्क कहा जाता है, अधूरा वर्क जो है। मिल्टन एक्चुअली ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ मोनार्की, वो कॉमनवेल्थ के फेवर में थे और वो मोनार्की को अपोज करते थे। सिविल वॉर उस समय जो है, सिविल वॉर में भी उन्होंने उनका जो उनकी सिंपैथीज थी वो पार्लियामेंट की तरफ थी, तो वो मोनार्की को पसंद नहीं करते थे। कुछ ना कुछ यही कारण रहा कि उन्होंने जो चीज़ मोनार्क्स के बारे में बताती हुई थी उस बुक को अधूरा उन्होंने छोड़ दिया। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज द लॉ दैट प्रिवेंटेड पोएट्स, ऑथर्स एंड राइटर्स इज अब भाई देखो, ऐसा है कि उन्होंने एक लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 पर एरियोपेजिटिका लिखी थी 1644 में। ये लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 है क्या? लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 जो है वो ये है कि जिन पब्लिशर्स के पास प्री पब्लिशिंग राइट्स हैं, जिन बुक्स के, वही पब्लिश किए जा सकते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी वर्क को पब्लिश नहीं कर सकता। तो ये था लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643, और मिल्टन ने इसके विरोध में लिखा था एरियोपेजिटिका, जो मैंने आपको बताया था कि एरियोपेजिटिका एक स्पीच पर आधारित थी और आइसोक्रेट्स ने दी थी वो स्पीच, जो कि एक एथेनियन ऑरेटर थे,
और इसका जो एपिग्राफ था वो भी जो है एक उसमें ही जो है लिया गया था, एक ग्रीक वर्क से ही लिया गया था। ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एरियोपेजिटिका की जो थीम थी वो थी फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि फ्रीडम वट एवर अ राइटर वॉन्ट्स वट एवर अ राइटर वॉन्ट्स टू कन्वीन दैट शुड बी प्रिंटेड। तो इसके फेवर में उन्होंने लिखी थी एरियोपेजिटिका। फेवर में मतलब इसके फेवर में नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के फेवर में उन्होंने एरियोपेजिटिका लिखी थी। ये लाइसेंसिंग ऑर्डर था कि जो रेस्ट्रेन करता था कि कोई भी अपनी मर्जी से किताबों को पब्लिश नहीं कर सकता। The Tractate of Education was published in 1644. Of Education originally had, मिल्टन ने ऑफ एजुकेशन लिखी थी 1644 में। ये सैमुअल हार्टलिप के द्वारा एक जो उनको एक रिस्पॉन्स था, लेटर था ये, उनके सैमुअल हार्टलिप को एक लेटर लिखा गया था और उसमें उन्होंने बताया था कि इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, किस, और वो बेसिकली उन्होंने जो रिफॉर्म्स कहे हैं वो स्कूल रिफॉर्म्स कहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन को तो वो कुछ मानते ही नहीं थे। तो ये 8 पेजेस का ट्रैक्ट है और जिसमें उन्होंने स्कूली शिक्षा के रिफॉर्म की बात कही है। सैमुअल हार्टलिप को एक लेटर जो है वो दिया है, इसमें इन्होंने एक रिस्पॉन्स है ये। तो ये 8 पेजेस का ट्रैक्ट है। If we don't give such education as Milton said, what would be our students like? उन्होंने कहा था अगर हम ये अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे एंसेस्टर्स डेड ऐसे ही हो जाएंगे, डेड एंसेस्टर्स जैसे हो जाएंगे। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ रिफॉर्मेशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम, कि एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। एंड ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट एजुकेशन शुड बी गिवन इन द मीडियम ऑफ लैटिन और इन classical languages, and English should be the medium of lower classes. That should not be the medium of studies. If we give the education with the help of English, we will not be able to produce ignited minds. The spirit of Lord is upon me. ये कहा है किसने? जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन जो कि एक प्यूरिटन थे, मोनार्क्स के अगेंस्ट थे, मोनार्की के अगेंस्ट थे, क्रॉमवेल के सपोर्टर थे और लास्ट में अपने पैराडाइज लॉस्ट में उनका था टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लगता था कि वट एवर ही डिड इन हिज यंग एज वही सब चीज़ उनको जो है उनकी ब्लाइंडनेस और उसके रूप में उनको मल्टीप्लाई होकर मिल रही है। If I have grace to use it so as ever in my great taskmasters I, where Milton said this, or if I have grace to use it, मिल्टन जो सॉनेट्स लिखा करते थे वो इटालियन फॉर्म में लिखते थे, यानी कि ऑक्टेव और सेस्टेट के फॉर्म में। ये भी एक सोनेट है, सोनेट 7, ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, जब वो 23 साल के हुए थे तो उस पर उन्होंने ये सोनेट लिखा है। और इसमें उन्होंने टाइम को सटल थीफ ऑफ जो है सटल थीफ कहा है। एक थीफ से उन्होंने टाइम को कंपेयर किया है, पर्सोनिफाई किया है टाइम को सटल थीफ ऑफ यूथ जो है वो इन्होंने इसमें कहा है। Which poem of John Milton deals with Satan's temptation of Christ in wilderness? जॉन मिल्टन ने एक एपिक लिखा जिसका स्टाइल था ग्रैंड स्टाइल, वो था पैराडाइज लॉस्ट। ये वर्जिल के एनियड पर से प्रभावित था, 12 बुक्स में था। पैराडाइज लॉस्ट के बाद उन्होंने लिखी पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज रीगेन्ड की जो थीम है वो ली गई है सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से। और इसमें ना सैटन जो कि आए हैं इंसान को उसकी ब्लिस्ड सीट दोबारा से दिलवाने के लिए, और सैटन जो है वो उन्हें टेम्प्ट कर रहा है। और सैटन उन्हें कहाँ टेम्प्ट कर रहा है? वाइल्डरनेस में। तो शैतान का क्राइस्ट को टेम्प्ट करना ये मिल्टन ने अपने कौन से एपिक में दिखाया है? मिनी एपिक दैट इज पैराडाइज रीगेन्ड। और पैराडाइज रीगेन्ड जो है ये सिर्फ 4 बुक्स में है, 2065 के अराउंड इसमें लाइंस हैं और ये एक मिनी एपिक जो है वो कहलाता है।
पैराडाइज रीगेन टेक्स इट थीम फ्रॉम, पैराडाइज रीगेन की थीम ली गई है सेंट ल्यूक के गॉस्पेल से, सेंट ल्यूक के गॉस्पेल से पैराडाइज रीगेन की थीम ली गई है। My father destined me from infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that at the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. ये मिल्टन ने अपने बारे में बताया है कि वो रात के 12 बजे तक पढ़ाई किया करते थे, और ये किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने, जब उन्होंने अपने बारे में बताया है डिफेंस में। द टाइटल ऑफ पेंसिरोसो एंड अलीग्रो फ्रॉम, ये मिल्टन की एलिजाबेथन मैनर में लिखी हुई जोवियल पोएम्स हैं और एलिजाबेथन स्पिरिट को दिखाती हुई। लैटिन इनके टाइटल्स इटालियन टाइटल्स हैं, म्यूजिकोलॉजी से लिए गए हैं, अलीग्रो एंड अल पेंसिरोसो, और ये है हैप्पी मैन एंड पेंसिव मैन। तो ये रिस्पेक्टिवली पेंसिरोसो एंड अलीग्रो, पेंसिव मैन एंड हैप्पी मैन इन टाइटल्स का मतलब है। ये टाइटल्स इटालियन है। कहाँ से लिए गए हैं? म्यूजिकोलॉजी से लिए गए। Who disapproves Milton's Lycidas for its inherent improbability? मिल्टन की लिसिडस जो है वो एक एलिजी है, मगर ये एक एलिजी होते हुए भी इसमें कई सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। जैसे इसमें मिल्टन ने क्लर्जी पर, कोर्ट राइटर्स पर सटायर किया है। इसके अलावा इसमें उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री दी है। तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के हिसाब से इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, इट डजंट फॉल इन द जॉनरा ऑफ एलिजी, इट हैज सो मेनी थीम्स, दैट्स व्हाई it has inherent improbability. That what Samuel Johnson opined. It was not the opinion of everyone who had gone through that Lycidas, but it was the opinion of Dr. Samuel Johnson, because it has so many things कि उनका ये मानना था कि इसमें एलिजी, एक एलिजी होती क्या है? एलिजी होती है यूबिसेंट मोटिव, वेयर आर दे? So when a person bewails on the loss of someone who is loved, मगर मिल्टन ने इस, और एलिजी का होता है कि जब शुरू में एक पर्सन जो है ही वीप्स ओवर द डेड वन, बट एट द एंड ऑफ द एलिजी ही रिकनसाइल्स। तो मिल्टन ने, ऐसा नहीं है कि इस पोएम में ये चीज़ है नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस थीम देयर आर मेनी अदर थीम्स एज वेल। इसीलिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का यह मानना है कि इसमें इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी है। इन द फर्स्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न इज कंपेयर टू, सैटर्न को फर्स्ट बुक में पैराडाइज लॉस्ट में कंपेयर करा गया एक सी मॉन्स्टर से, बहुत ही विशालकाय सी मॉन्स्टर से कंपेयर करा गया है, और वो सी मॉन्स्टर है लेवियाथन। लेवियाथन से कंपेयर किया गया है। In 1649, King Charles I was publicly beheaded. Then Oliver Cromwell came in power, who was appointed to the post of Latin Secretary. जब किंग चार्ल्स फर्स्ट को की हत्या करवाई गई थी, और चार्ल्स सेकंड, वो तो बाद में बने, मगर चार्ल्स फर्स्ट के बेटे फ्रांस भाग गए थे, तो पब्लिक को शांत करने के लिए मिल्टन ने ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखी थी 1649 में, टू अपीज पीपल, टू जस्टिफाई कि जो राजा था वो एक बहुत ही ज़्यादा तानाशाह था, और उसकी अगर हत्या करवाई गई है तो वो बिल्कुल सही है, और इस चीज़ के लिए मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो दी गई थी, एंड दैट वाज जॉन मिल्टन। ही वाज गिवन द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी in the year 1649, and in the same year the book on the tenure of kings and magistrate also got published. ये आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Milton's Puritanism is revealed in the thundering condemnation of St. Peter against the corrupt clergymen of his time. We find the references. अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी
कि मिल्टन ने जब लिसिडस लिखी थी तो ना केवल उसमें उन्होंने अपने दोस्त की मृत्यु पर विलाप किया था, बल्कि उन्होंने इसमें अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री और तत्कालीन जो क्लर्जीमैन थे उनको भी कंडेम जो है वो किया है, कोर्ट राइटर्स को भी कंडेम किया है सन्स ऑफ बिलायल कह के। तो ये उनकी जो वर्क है कि प्यूरिटनिज्म जो दिखता है, प्यूरिटनिज्म मतलब प्योरिटी इन चर्च एज वेल, तो वो प्योरिटी कंडेमनेशन ऑफ जो क्लर्जी है वो किस में देखने को मिलती है? लिसिडस में। बहुत से लोग लिसिडस को सिर्फ और सिर्फ एक पेस्टोरल एलिजी के रूप में जानते हैं और ये नहीं जानते कि इसी में मिल्टन ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री भी दी है। Tears such that angels weep flowed, where does the line appear? ये लाइंस जो है ये है पैराडाइज लॉस्ट की लाइंस। ये पैराडाइज लॉस्ट जो कि सेकेंडरी और एपिक पहले 10 बुक्स में आई, फिर 12 बुक्स में आई। इसके स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है, मगर मिल्टन ने इसको नहीं कहा, ये आर्नल्ड थे जिन्होंने ग्रैंड स्टाइल वर्ड कॉइन किया। Thou canst touch the freedom of my mind, where does the line appear? मिल्टन ने 2 मास्क्स लिखे हैं, एक है कॉमस, एक है आर्केड्स। कॉमस जो कि दिखाया है गॉड ऑफ रिवेलरी, और कॉमस के माध्यम से एक्चुअली इसकी जो थीम ही है वो वर्चू है, मतलब विक्ट्री ऑफ वर्चू। तो इसमें एक लेडी और उसके 2 भाई दिखाए गए हैं। कॉमस जो है वो एक ड्रिंक जो है वो देता है और लोगों को उसके बाद जानवरा वो बनाता है। इसके माध्यम से मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि इफ समवन हैज़ कंट्रोल ओवर हिज डिज़ायर्स तो ही कैन नॉट बी फूल्ड बाय अदर्स। तो ये मिल्टन इसमें ये कहना चाहते हैं। इसमें लेडी को बैक जो कॉमस है वो एक चेयर से बांध देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल जो है वो नम जो है वो कर दिया है, नाउ यू कांट डू एनीथिंग, व्हाट यू हैव टू सरेंडर बिफोर मी। और लेडी के जो दोनों भाई हैं वो उसे ढूंढ रहे हैं। तो जो लेडी चेयर से बंधी हुई है वो कहती है कि दाउ कैन्स टच दो माई बॉडी इज नॉट फ्री, बॉडी फ्री नहीं है, वो एन्चेंटेड चेयर से बंधी हुई है, बट यू कांट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, मगर मेरे दिमाग के फ्रीडम को तुम जो है वो टच नहीं कर सकते। तो हियर ही मीन्स टू से कि यू कैन नॉट पुट इन प्रिजन, यू कैन नॉट पुट इन केस द लिबर्टी ऑफ थॉट्स। तो वो जो है उसमें उन्होंने इस चीज़ को कहा है। ये लाइंस जो हैं वो कॉमर्स में लेडी की लाइंस हैं, ये देखिए यहाँ पर ये लेडी की लाइंस हैं कॉमर्स में। सैमसन एगनिस्टिस इज सेड टू बी क्लासिकल इन फॉर्म। क्लासिकल है ग्रीक ट्रेजेडी की तरह लिखी गई है और 3 यूनिटीज़ को फॉलो करा गया है। और ये मगर इसका जो आउटलुक एंड टेम्पर है वो हिब्राइक है। हिब्रू लैंग्वेज दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज, और ये हिब्रू लैंग्वेज, ये जो कहानी ली गई है ये हिब्रू ग्रंथ से ली गई है। तो क्लासिकल ग्रीक उसमें लिखी गई है शैली में, मगर जो आउटलुक और टेम्पर है दैट्स हिब्राइक। In Paradise Lost, Book 9, Milton writes that Adam was overcome with dash and so ate the forbidden fruit against his better knowledge. Adam को पहले से ही पता था कि गॉड ने अगर मना करा है फॉरबिडन फ्रूट खाने को तो वो जो है कि उसको नहीं खाना था। पैराडाइज लॉस्ट मीडिया रस से शुरू होता है। एडम एंड ईव दे वर एंजॉइंग देयर ब्लिसफुल लाइफ एंड वट एवर दे वर हैविंग दैट वॉज प्योर, and they were asked by God not to eat that fruit, that fruit of knowledge. Just because of the temptation of Satan, Eve plucked that fruit. और एडम जो है वो सकम करता है, क्यों? क्योंकि just because of female charm. तो फीमेल चार्म की वजह से एडम सकम कर देता है और वो जो है खा लेते। मतलब कहीं ना कहीं मिल्टन ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब पतन का कारण जो है वो औरतें होती है। अब क्या कहें इस चीज़ को, अब कितना सच है कितना झूठ है, मगर फीमेल चार्म की वजह से बेचारा एडम जो है तो हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। अरे भैया क्या हो रहा है ये।
कि फीमेल चार्म की वजह से वो फ्रूट जो है वो खा लेता है? क्या कहें? Let none admire that riches grow in hell, that soil may best deserve the precious bane. तो ये जो लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है. लेट नन एडमायर दैट रिचेस, कोई ना एडमायर करे कि हेल में भी रिचेस जो हैं वो ग्रो करते हैं. और दैट सॉइल में बेस्ट प्रेशियस बेन, प्रेशियस भी है और बेन भी है, यानी कि कर्स भी है. ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है. The opening 16 lines of Paradise Lost comprise. Opening 16 lines, one sentence है. Opening 16 line, one sentence. Comus is a mask by John Milton. Comus is a villain of the story. Whose son is Comus? Comus is a god of rivalry, और वो Bacchus and Circe के बेटे हैं. Bacchus god of wine, Circe sorceress. तो वो है, he is the son of Bacchus and Circe के वो बेटे. Who said we read Paradise Lost as a task nobody ever wished it longer? ये सारी जली कटी बातें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा ही कही गई हैं कि पैराडाइज लॉस्ट ऐसी किताब है कोई भी उसे खुशी से नहीं पढ़ना चाहेगा. मतलब बंदा अपने पर्सनल ओपिनियन दूसरों पे भी कह रहे थे. अब हो सकता है किसी को अच्छी भी लगे, ठीक है. तो ये है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का कहना कि पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसी किताब है जो कोई नहीं चाहेगा कि इससे लंबी हो. तो दैट इज डॉक्टर जॉनसन. ये 25 क्वेश्चंस थे मिल्टन का. अभी तो चल रहा है मिल्टन की, मैंने इसमें करवा रही हूँ. और भैया ऐसा है कि मैंने शेक्सपियर के लगभग 195 के अराउंड क्वेश्चंस कराए हैं. शायद वर्ड्सवर्थ के भी 100 के अराउंड तो करा दिए होंगे, और अब इसके भी जितने होते हैं उतने करवाऊंगी. तो ऐसा है कि आप अगर सीरीज देख रहे हैं तो मैंने ना कहीं से कहीं तक भी मैं शेक्सपियर के प्लेज या उसका टेक्स्ट ये सब नहीं पढ़ा रही. और मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करती हूँ. मेरा काम है क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना. आप लोग के पास चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, बहुत कुछ है, आप कहीं कहीं से पढ़ भी रहे हैं. मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि जिससे कि आप लोग रटे ना. यही मेरा तरीका. अब पता नहीं क्या है कि आप कोई चीज़ पूरी नहीं करती हैं. भाई कैसे पूरी करूं आप मुझे बता दो. वैसे आपको क्यों बताओगे, ये मैं उन कुछ लोगों को कह रही हूँ. मेरे हार्डवर्क को बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है. मगर कुछ लोग कहते हैं कि यार आप जो है पूरा नहीं करवाती हो. अब यार कैसे पूरा कराऊं, कैसे पूरा होता है वे मैं उनसे सलाह भी नहीं मांग रही हूँ, पूछ भी नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं. मैंने अपने हिसाब से पूरा करा है. सिस्टमेटिक वे में मैं चलती हूँ. एक राइटर खत्म होने के बाद यानी कि क्वेश्चंस करवाने का. भाई देखो ऐसा है, बुक्स में आलतू फालतू क्वेश्चंस बहुत दे रखे होते हैं. जिस क्वेश्चन के जवाब 99% लोगों को आते हैं उसी क्वेश्चन को आप करवा के दूसरे का टाइम क्यों वेस्ट करो. मेरा मानना है टाइम इज मनी. अगर 100 लोग टाइम वेस्ट करने वाले हैं तो 1000 लोग पढ़ने वाले भी तो हैं. उन 100 के चक्कर में उन 1000 का टाइम क्यों वेस्ट करा जाए. मैं तो ये मानती हूँ कि 1000 लोग पढ़ने वाले हैं, वो इस चैनल पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और 100 लोग टाइम खराब करने वाले हैं. तो वो 100 टाइम खराब करने वालों भाग जाओ यहाँ से, और बिल्कुल भाग जाओ, दिखो ही मत मुझे यहाँ पर. वैसे तो मैं आपको देखती नहीं हूँ, मगर मैं कहती भाई मैं सिस्टमेटिक वे में चलती हूँ. एक राइटर कंप्लीट होता है, दूसरा राइटर स्टार्ट करती हूँ. एक तो इतनी मैंने इस पे पेन्स ले रखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें करवाऊँ स्टूडेंट. उस पर भी कुछ लोग अपना डंडा उठा के आ जाते हैं कि ये जो है काम पूरा नहीं कराती है. मतलब कि भैया भाई ऐसे लोगों का मैं क्या करूँ. तुम कहीं और चले जाओ भाई, ठीक है, कहीं और चले जाओ. ओके भाई ठीक है, मैं बाकी जो अच्छे लोग हैं उन्हें पढ़ा लूं. चलिए ये है ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये केवीएस और एडब्ल्यूएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं. तो इसको मैं आपको करवा रही हूं. देखिए पहला क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स डैश शो देयर आइडेंटिटी कार्ड्स बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल. तो पहले इसको समझिए कि जब किसी चीज की नेसेसिटी दिखाई जाती है, ठीक है, नेसेसिटी दिखाई जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मस्ट. ठीक है, शुड जो होता है वो फॉर्मल वे में कहा जाता है कि जिसकी पे नेसेसिटी नहीं है. इफ यू डू इट इट्स ओके, इफ यू डोंट डू इट दैट्स ओके.
तो आपको क्या है, नेसेसिटी दिखाने के लिए मस्ट का यूज करना है। हम यहाँ नीड भी लगा सकते थे, जरूरत है, मगर नीड अपने साथ लेता है कैंडिडेट। नीड जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता, और अगर अफर्मेटिव में यूज होता है तो अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, 2 + V1। यहाँ है नहीं, कैंडिडेट्स नीड टू शो दे। अगर ये नेगेटिव होता तो नीड नॉट लगा देते, इंटरोगेटिव होता तो नीड लगा देते, वो ये है नहीं। ऑट है, टू लेता है अपने साथ, आर तो जो है होगा ही नहीं, कैंडिडेट्स आर, अगर आर भी होता तो टू होता कि दिखाए जाएंगे। तो नेसेसिटी दिखाने के लिए कौन सा जो है वो मॉडल यूज किया जाएगा, दैट इज मस्ट। एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो है जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो ग्रामर को हाशिए पर डाल देते हैं कि लिटरेचर पढ़ ले, ग्रामर तो जो होगा सो देखा जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, दोनों चीज की इक्वल इंपॉर्टेंस है। जिसको जो चीज आती है वो उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा, और जो चीज नहीं आती है उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल काट देगा। जैसे बहुत लोगों को आपने कहा लिटरेचर पढ़ लो, लिटरेचर पढ़ लो, अरे भाई 50% कवर कर भी लोगे, बाकी के 50% का क्या करोगे। लिटरेचर एंड ग्रामर बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको दोनों को टाइम देना होगा। तो ग्रामर पे भी ध्यान दीजिए और लिटरेचर पे भी ध्यान दीजिए, ये नहीं। और ग्रामर में वोकैब सेक्शन को भी पढ़िए, और अपना जो आपका जो रूल बेस्ड सेक्शन है उसको भी करिए और प्रैक्टिस करिए। ग्रामर और लिटरेचर दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक ट्रक का पहिया लगाओगे और एक गाड़ी का पहिया लगाओगे तो गाड़ी यूं 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 चलेगी, ऐसे नहीं चलने की ठीक से, ठीक है। तो इसीलिए दोनों पहिए बैलेंस्ड होने चाहिए। और मैं आपको एक चीज ये कह रही हूं कि जिसको जो चीज अच्छे से आती है ना वो उसकी इंपॉर्टेंस देता है, जो नहीं आती है ना उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। भाई मेरे को भगवान की कृपा से दोनों ही चीजें ठीक ठाक आती हैं, तो मैं तो इंपॉर्टेंस दोनों को ही देती हूँ, और सभी स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप लोग भी इंपॉर्टेंस दें। ऐसे ही थोड़ी ना यूपी टीजीटी में 9th और पीजीटी में 14th रैंक निकाली थी, ठीक है ना। तो जी इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि जब पढ़ें तो दोनों चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, ये नहीं ये एक चीज पढ़ ली और दूसरी चीज को इंपॉर्टेंस बिल्कुल ना दी, ठीक है। आज बीच बीच में मैं आपसे काम की बात कर रही हूं, फालतू की बात मैं नहीं करती, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये यहां पर नेसेसिटी है, इसीलिए यहां पर मस्ट का यूज किया जाएगा। सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, वन शुड बी कंटेंट विद मेकिंग अ डैश सिलेक्शन। जब हम हर किताब नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हमें तर्कसंगत एक सिलेक्शन करना चाहिए, एक न्याय संगत, एक तर्क संगत, एक समझदारी से भरा हुआ सिलेक्शन करना चाहिए। और इसका एक है न्याय संगत, तर्क संगत, समझदारी से भरा हुआ, दैट्स जुडिशियस। Some people dash themselves into believing that they are indispensable to the organization they work for. कुछ लोग खुद को ये धोखा देते हैं कि हम नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी, ये मुर्गे की गलतफहमी है। तो मुर्गा खुद को डिल्यूड करता है, ये होता है खुद को धोखा देना कि हम नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ऑर्गेनाइजेशन तब भी चलती है आप हो, तब भी चलती है जब आप ना हो। तो डिल्यूड करना मतलब होता है खुद को धोखा देना, ठीक है जी। It was dash that a mind so pure and searching could miss the truth. कि ये बड़ा ही मतलब ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक ऐसा माइंड जो प्योर हो वो ट्रुथ ना ढूंढ पाए। तो ऐसा कैसा, इसके होने की संभावना बहुत कम है। संभावना है लाइकली, नहीं है अनलाइकली। तो ये क्या होगा, दैट इज अनलाइकली। The soldiers were instructed to dash restraint and handle the situation peacefully. कि सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि टू डैश रेस्ट्रेंट, की रोके रेस्ट्रेंट को लागू करें और सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करें। टू एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। अब एक्सरसाइज आप ये देख रहे हैं, एक्सरसाइज सीई लगा दोगे तो नाउन हो जाएगा, ऐसी लगा दोगे तो वर्ब हो जाएगा। तो यहां टू जो है वो इन्फिनेटिव है, उसके बाद V1 लगता है, इसीलिए यहां एक्सरसाइज आएगा। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स डैश देयर कमांडर। सुलगा दिया। अनरूली बिहेवियर ने, भाई बहुत ही जो गलत व्यवहार था सोल्जर्स के, उसने कमांडर को सुलगा दिया। और सुलगाने को क्या कहते हैं, इंसेंस्ड, भड़का दिया, सुलगा दिया। तो दैट इज इंसेंस्ड।
Patriotism, like so many objects of this imperfect world, is a dash web of good and evil. कि देशभक्ति एक अच्छे और बुरे का जाल है. तो कैसा है? इज, अब अगर एन होता, इंट्रिकेट होता, उलझा हुआ, तो हम इंट्रिकेट भी लगा सकते थे. मगर यहां पर अब वैसे तो एन इंट्रिकेट वेब ऑफ, मेरे हिसाब से तो इंट्रिकेट ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ एन है नहीं. ए अब ऑब्लिक एन होता तो मैं इंट्रिकेट को करती, क्योंकि एक उलझा हुआ काफी कॉम्प्लेक्स, तो टेंगल्ड जो है उसमें है. मेरे हिसाब से इसमें इंट्रिकेट होना चाहिए. इज एन इंट्रिकेट वेब ऑफ गुड एंड इविल, या अब इसमें है टेंगल्ड दिया हुआ था, तो टेंगल्ड का मतलब भी उलझा हुआ होता है, वैसे कॉम्प्लेक्स होता तो ज़्यादा मेरे हिसाब से जो ठीक वर्ड है वो इंट्रिकेट है. इज एन इंट्रिकेट वेब ऑफ, तो मैं तो वही मानूंगी, इंट्रिकेट, और एन लगा के. What he says and what he does. भाई देखिए, अगर दो क्लॉजेस एंड से जुड़े हुए हों तो वो दो सब्जेक्ट्स ही माने जाते हैं, और वर्ब भी उनको प्लूरल मान के लगाया जाता है. तो what he says, और ये मैं यूं ही नहीं बोल रही हूं, ये मेरे पास बुक है और उसमें सेम एग्जाम्पल जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दिया हुआ है. और यही मैंने, तो क्योंकि जो बुक आप लोग पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर की, उसमें डज नॉट दे रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसमें सब्जेक्ट ही है तो उसके हिसाब से डज नॉट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है. मेरे पास ये बुक है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, और इसमें जो है वो ये यहाँ पर इन्होंने सेम यही सेंटेंस है, और इन्होंने, क्योंकि मुझे अपने बुक के क्वेश्चंस वगैरह भी सब याद रहते हैं कि कहाँ पर क्या दे रखा है, तो मैं इसको पढ़कर ही आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें इन्होंने लिखा है कि यदि दो क्लॉजेस एंड से जुड़े हों और किसी वाक्य के सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है. दैट वाज रिटन इन इंग्लिश बट आई ट्रांसलेटेड इट. तो ये लिखा है, ये क्वेश्चन यही है, व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज आर नॉट इन एग्रीमेंट. तो इसका कहने का मतलब है कि अगर दो क्लॉजेस जो हैं वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल माने जाते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो डू नॉट एग्री आएगा, डज नॉट एग्री नहीं आएगा. और ये बुक में डज नॉट एग्री दे रखा है, गलत दिया हुआ है. 6 times 3 is 18. जब किसी 6 times 3 यानी कि 3 3 3 3 3 3 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 times 3 is 18. जब मल्टीप्लिकेशन किसी चीज को कोई मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है तो जो नंबर होता है उसे सिंगुलर माना जाता है, और वर्ब जो है वो सिंगुलर लगता है. तो 6 times 3 equals to 18. 6 times 3 is equal, या तो is equal to होता या equals to 18. Sports and games dash one healthy while reading books makes one wise. Sports and games एक ही एक्टिविटी का नाम है, तो इसीलिए इसके साथ वर्ब आना चाहिए सिंगुलर. स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेक्स वन हेल्दी, तो यहां आएगा मेक्स, क्योंकि वन एक ही एक्टिविटी है. ये एक पेयर नाउन है और ये सिंगुलर माना जाता है. 50 miles इज अ लॉन्ग वे. 50 miles है, अगर कोई डिस्टेंस बताया जा रहा है, कोई कैलकुलेशन बताया जा रहा है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है. टॉम इज वन ऑफ द बॉयज हु डैश ऑलवेज ऑन टाइम. अगर वन ऑफ द आ रहा है, वन ऑफ द के बाद आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट के हिसाब से लगता है. तो ये है आपका, यहां पर एंटीसीडेंट है, दैट्स बॉयज, तो बॉयज के हिसाब से यहां लगेगा आर. खाली वन ऑफ द होता तो इज लग जाता, लेकिन हु के पहले जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दैट्स व्हाई द वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल. हु के बाद वाला बस. I scolded my son that's dash he is sulking. मैंने अपने बेटे को डांटा इसलिए वो जो है सल्क कर रहा है. That's why, that's why he is. इसीलिए वो सल्क कर रहा है.
डैश पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट्स, मेनी पर्सन्स या सम पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो सम और मेनी इनमें से दोनों में से कोई सा भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर आता एनी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगाते हैं, सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। इज देयर डैश वाटर इन द जग, ये आ गया यहाँ पर कि एनी जो होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में बेसिकली अनकाउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल के पहले यूज किया जाता है। इज देयर डैश वाटर इन जग, इज देयर एनी वाटर इन द जग। तो यहाँ पर फ्यू काउंटेबल के साथ लगाया जाता है, एनी अनकाउंटेबल और सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। इज देयर एनी वाटर इन द जग, तो अब यहाँ लगेगा एनी। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका सेशन जो आज क्वेश्चंस थे मिल्टन के और 15 क्वेश्चंस थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। बस आज की कहानी यहीं तक, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मिल्टन की सीरीज पूरी कर रही हूँ, ये वाला सेशन तो मेरा चलता ही रहेगा, वीडियो सेशन है, और बाकी लाइव सेशन में मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट मंडे। बाय बाय।